हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जो अभी सीरीज चल रहा था आपका पटना यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का एग्जाम होने वाला है, उसी के बेस पे ये जो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था पेपर वन का, उसके बेस पे ही क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो भी इस बार पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए पेपर वन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका पेपर वन से आता है और 50 क्वेश्चन है कि 100 मार्क्स। चाहे आप नेट का भी एग्जाम देते हैं तो नेट के एग्जाम में भी ये 50 क्वेश्चन आता है पेपर वन से, जो कि 100 मार्क्स होता है। यानी कि प्रीवियस ईयर के बेस पे ही ये क्वेश्चन डिजाइन किए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में इस लेक्चर को देखते हैं तो आपका एग्जाम निकलने का 100% चांस होता है। चाहे आप बीआरयू भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हैं या उसका एग्जाम देना चाह रहे हैं, नहीं तो पटना यूनिवर्सिटी, कोई भी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चलिए बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के आगे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Which of the following is the best describe the main feature of two communication? टू वे कम्युनिकेशन मतलब क्या है कि जो टू वे कम्युनिकेशन है उसका सबसे अच्छा फीचर्स क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक संचार यानी कि टू वे कम्युनिकेशन की मुख्य विशेषता सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? कौन सा है भाई जो टू वे कम्युनिकेशन करता है, दो लोगों के बीच बातचीत करता है? कौन सा कम्युनिकेशन हो सकता है? मैसेज फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन? नहीं भाई, एक डायरेक्शन में मैसेज फ्लो होगा तो क्या है, टू वे होगा? टू वे कभी डायरेक्शंस नहीं होगा, ठीक ना। फीडबैक इज एब्सेंट, अगर फीडबैक ही नहीं रहेगा तो टू वे कम्युनिकेशन किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू द फीडबैक, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, फीडबैक मिलेगा, मान लीजिए प्रॉपर, अगर हम दो लोगों के बीच बातचीत करते हैं आपस में, अगर फीडबैक मिलता है प्रॉपर, तो ये क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों लोग अपने आपस में बातचीत को समझते हैं, वो हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स आपका प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, इसलिए टू वे कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन थ्रू द फॉर्मल, जी नहीं, फॉर्मल चैनल नहीं होता है। आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन अलाउ बोथ द सेंडर और रिसीवर, दोनों के बीच मतलब कि अलाउ क्या रहता है, बातचीत करने के तरीके रहते हैं, फीडबैक मिलता है, कुछ आइडिया जो होता है आइडिया जनरेट होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, बात में समझ हो, वही आपका जो होता है टू वे कम्युनिकेशन है। द्विदिशात्मक में प्रेषक सेंडर और प्राप्तकर्ता रिसीवर दोनों के बीच संवाद होता है। इसमें फीडबैक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है कि संदेश सही रूप से समझा गया है। अगर आप बात को समझते हैं तो फीडबैक अच्छा दे दिया जाता है। इस तरह से आपका क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। टू क्वेश्चंस क्या है? इन क्लासरूम when teacher speak and student listen silently without interactions it represents, मतलब कि कक्षा में जब शिक्षक बोलते हैं और छात्र बिना संवाद के सुनते हैं तो यह किस प्रकार का संचार है? सिर्फ टीचर क्लास में बोलते हैं और छात्र सुनते हैं तो ये किस प्रकार का संचार है? ये वन वे कम्युनिकेशन होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि मान लीजिए इसमें क्या है, टीचर एक्टिव मूड में है, स्टूडेंट इनएक्टिव मूड में है, तो सिंपल है कि वन वे कम्युनिकेशन होगा। अगर टीचर भी बोले, स्टूडेंट भी बात क्वेश्चंस पूछे, प्रॉपर मतलब बातचीत करे दोनों टीचर, तो टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं और टीचर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन होगा। Here message travels only from teachers to students, सिर्फ टीचर ही मैसेज बच्चे को पढ़ा रहे हैं। with no feedback, यहाँ कोई फीडबैक की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि सिर्फ टीचर ही बोल रहे हैं, बच्चा तो बोल नहीं रहे। यह संदेश केवल शिक्षक से छात्रों तक जाता है, लेकिन छात्रों से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, इसलिए क्या होता है, दिशात्मक संचार कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं। 3 क्या है? Which of the following statement is incorrect about formal communications? आपको इसमें गलत बताना। देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जब लग कहेगा कि आपको सही आंसर नहीं चुनना है। क्या चुनना है? आपको गलत आंसर चुनना है। तो गलत आंसर ही चुनना है, सही आंसर नहीं चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपचारिक संचार फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में गलत है? इस चीज को आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, इट फॉलो डिफाइन स्ट्रक्चर, जी हाँ, डिफाइन स्ट्रक्चर को फॉलो करता है।
जो कि आपका एक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। इट फॉलो द थ्रू द ऑफिशियल चैनल। जी हाँ, आप ऑफिशियल चैनल को फॉलो करता है। अगर फॉर्मल है तो जो ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल बातचीत होती है फॉर्मल में होती है। आप अगर बैंक में बात करने जाते हैं, ज्यादा डिस्कस करते हैं? नहीं करते हैं। मान लो आपको विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, सिर्फ यही बात करते हैं। एक्स्ट्रा बैंक में बात करते हैं? नहीं करते हैं। कोई ऑफिस में जाना है, इंक्वायरी के लिए सिर्फ आप इंक्वायरी करके निकलते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं होता, आप एक्स्ट्रा बातचीत नहीं कर सकते हैं। ये ऑफिशियल होता है, यानी कि आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इट मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, आपको वहां पर सिस्टम को मेंटेन करना होता है। इट इंक्लूड द ग्रेप पाइन कम्युनिकेशन, ग्रेप पाइन संचार शामिल? जी नहीं, यही तो नहीं होगा। यानी कि 3 आंसर सही है, जो आंसर गलत है, गलत आंसर को चूज करना, तो आपका आंसर बी राइट होगा। समझ गए होंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज सिस्टमेटिक एंड ऑफिशियल। जी हाँ, मैंने पहले ही बोला आपका कि फॉर्मल जो होता है आपका सिस्टमेटिक एंड ऑफिशियल होता है। When grapevine is informal, grapevine क्या होता है आपका? इनफॉर्मल एंड स्ट्रक्चर। आप जब दोस्तों से बात करते हैं ना, तो क्या होता है? ग्रेपवाइन होता है। इनफॉर्मल होता है जब बात करना शुरू करते हैं तो बात का कोई लाइन लेंथ नहीं होता है। मान लीजिए कहीं से कहीं को बात चला जाता है, जब आप फैमिली मेंबर से बात करते रहते हैं तो याद आता है कि हमको यही बात करना है। जो मतलब कि मन से बात निकलता गया, हर चीज को पूछते जाते हैं, इनफॉर्मल हो जाता है ना, ग्रेपाइन हो जाएगा ये इनफॉर्मल। अब बात को स्ट्रक्चर्ड भी नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। मतलब आप निरंतर बात करते रहते हैं, कोई बात करने का कोई मतलब एक एंड पॉइंट नहीं होता है। औपचारिक संचार क्या होता है? निर्धारित चैनल से चलता है, जबकि ग्रेपाइन जो होता है अनौपचारिक होता है और अफवाहों के माध्यम से फैलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 क्या है? When employees of the same level communicate with each other, it is called, यानी कि समान स्तर के कर्मचारी आपस में संवाद करते तो इसे क्या कहा जाता है? That means कि जब मान लीजिए एक ऑफिस है और ऑफिस में 2 समान व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो वो किस प्रकार के कम्युनिकेशंस में आएगा? तो वो हॉरिजॉन्टल में आएगा। ठीक है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं तो अपवार्ड, डाउनवार्ड और डायगोनल सब बताया हुआ, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, टाइम कम है, 50 क्वेश्चन करना है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि 2 एम्प्लॉय अगर सेम लेवल पे है, सेम पोस्ट पे है, अगर बातचीत होता है तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आएगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर सेम पीयर्स टू द सेम लेवल, लेवल सेम है, पोस्ट सेम है, तो क्या होगा भाई? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। क्षैतिज संचार समान स्तर पर कार्यरत व्यक्तियों जैसे 2 शिक्षक या 2 अधिकारी के बीच जो जानकारी और विचारों का आदान प्रदान होता है, वो आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को मूव करते हैं। Which type of communications enhance coordinations between different departments? मतलब कि कौन सा संचार विभिन्न प्रकार के विभागों के बीच समन्वय बढ़ाता है? मान लीजिए अलग अलग विभाग है, उसके बीच समन्वय बढ़ाता है, ये कौन सा कम्युनिकेशन है? ये आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है जो 2 डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय बढ़ाता है, आपस में तालमेल बैठाता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस हेल्प डिपार्टमेंट और पीयर्स कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट एफिशिएंटली। दैट मींस क्षैतिज संचार एक ही स्तर के विभागों या व्यक्तियों के बीच सहयोग, कोऑपरेशन करता है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, इसलिए यह हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। 6 क्या आपका है? When information moves from subordinates to superiors, it is termed। That means कि जब जानकारी अधीनस्थों से वरिष्ठों तक जाती है तो इसे क्या कहते हैं? मतलब कि अधीनस्थ से वरिष्ठ। That means क्या? सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर, मतलब कि छोटा से बड़ा में जब जानकारी जब ट्रांसफर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये अपवर्ड होता है। क्या होता है? अपवर्ड होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशंस होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? सेम लेवल, बात की। डायगोनल 2 व्यक्ति के बीच, पर्सन के बीच होता है। डाउनवर्ड लो लेवल से हाई लेवल होता है। यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन अलाउ एम्प्लॉय टू रिपोर्ट प्रोग्रेस, गिव फीडबैक एंड रेज इश्यूज और हायर अथॉरिटीज। और ऊर्ध्व संचार में अधीनस्थ अपने वरिष्ठों को सुझाव, शिकायत या रिपोर्ट भेजते हैं। यह पारदर्शिता या भागीदारी को बढ़ाता है, इसलिए क्या होगा? अपवर्ड होगा। यानी कि जो भी समस्याएं हैं वो अपने से ऊपर अधिकारी को सूचित करते हैं, इसलिए अपवर्ड कम्युनिकेशंस होगा। ठीक है, द ग्रेपवाइन कम्युनिकेशंस नेटवर्क इज, ग्रेपवाइन संचार
नेटवर्क कैसा होता है ये बताना है। देखिए ग्रेप वाइन आपका जो होता है इनफॉर्मल और स्पॉन्टेनियस होता है। जी हाँ, क्या होता है आपका इनफॉर्मल और स्पॉन्टेनियस होता है आपका ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन एक्चुअली होता क्या है, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन स्पीड द इनफॉर्मली, जब आप दोस्तों से फ्रेंड में फैमिली में बात करते हैं तो क्या होता है इनफॉर्मली होता है जो ग्रेप वाइन होता है, ठीक है। तो द पर्सन इंटरेक्शंस, तो द इंटरेक्शंस एंड क्विक बट अनरिलेबल, आपको तुरंत फीडबैक भी मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों से बात करते हैं क्या होता है आपको दोस्त तुरंत फीडबैक दे देंगे, वहाँ टाइम लगता है, टाइम एकदम नहीं लगेगा। जब आप बात करते हैं दोस्त से तब तो फीडबैक मिल जाएगा, जो भी मैटर्स रहेगा तो सॉल्व आउट का समस्या का निदान निकल जाएगा। ये क्या होता है आपका ग्रेप वाइन होता है जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। ग्रेप वाइन संचार गैर आधिकारिक और स्वतः स्फूर्त होता है, खुद से बनाए या बाहों व्यक्तिगत चर्चाओं के माध्यम से तेजी से फैलता है, लेकिन हमेशा सटीक नहीं होता। अब मान लीजिए कोई खबर है जो गलत भी है, गलत न्यूज भी है, अगर फैलता है तो पूरे मतलब कि वर्ल्ड में फैल सकता है, सेकंड में लगता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये न्यूज कोई मतलब कोई ऑथेंटिक नहीं होता है, अनरेबल होता है, कोई बात का मतलब कोई लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक। इसलिए आपका क्या होगा यहाँ पर इनफॉर्मल एंड स्पॉन्टेनियस होगा। जी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच कम्युनिकेशन टाइप में कॉज डिजॉस्टर्स ऑफ फैक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल्स। दैट मीन्स कि कौन सा संचार प्रकार नियंत्रण की कमी के कारण तथ्यों की विकृति उत्पन्न कर सकता है। कौन सा कारण है भाई जो तथ्यों के कारण विकृति उत्पन्न कर सकता है? तो ये आपका इनफॉर्मल है। यहाँ बात का कोई अंत न जड़ न छिप होता है, कुछ भी नहीं होता है, जड़ न छिप, दैट मीन्स बात का कुछ मतलब ही नहीं होता है, कुछ से कुछ बात बनाते जा रहे हैं, क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल क्या होता है, एक मतलब कि आपको जो ही बात कंसंट्रिक बात करना है, ऑफिस जा रहे हैं तो सिर्फ बैंक जा रहे हैं कोई बात करना है, अपवर्ड हो गया लो लेवल मतलब कर्मचारी लोअर कर्मचारी से हायर कर्मचारी दो पर्सन के बीच बातचीत होता है। तो मैं ऑलरेडी हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ, आपको जहाँ भी कंफ्यूजन लगेगा कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है लेक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। मैसेज कैन इजिली डिस्ट्रॉय डिजॉस्टेड और मिस इंटरप्टेड, दैट मीन्स कि जो मैसेज होता है गलत ही होता है, यानी कि अनौपचारिक संचार बिना संरचना के होता है, जिससे संदेश का अर्थ गलत रूप से फैल सकता है, तो तथ्य विकृत हो सकते हैं, मतलब कोई बात का माने मतलब नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। 9 क्या है, इन क्लासरूम कम्युनिकेशन नॉइज कैन बी, जब क्लासरूम कम्युनिकेशन मान लीजिए है तो वहाँ जो नॉइज आता है, नॉइज क्या करता है डिस्टर्बेंस करता है, क्या करता है नॉइज भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो नॉइज की वजह से क्या क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं बाहर से साउंड आ रहा है, उससे क्या हो डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस भी होता है। इन अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का ध्यान न देना, जब डिस्टर्बेंस होगा छात्र इधर उधर देखेगा, ठीक ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन सारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नॉइज मीन्स क्या होता है, वेरियर होता है, वेरियर दैट मीन्स डिस्टर्बेंस, यानी कि फिजिकल साइकोलॉजिकल और सेमेंटिक। फिजिकल क्या होगा, मान लीजिए बाहर से आपका नॉइज आया कि फिजिकल आ गया, साइकोलॉजिकल के जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके दिमाग में भी क्या होता है, मस्तिष्क में भी ये चलते रहता है, कोई बात आ गया फिर उस बात को हटाना है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ जो कि आपका आप तो पढ़ रहे होते हैं लेकिन आपका पढ़ाई पे ध्यान नहीं, ध्यान कहीं और चल जाता है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, ठीक है, जैसे सेमेंटिक भी बोलते हैं। डेट हिंडर्स अंडरस्टैंडिंग, कक्षा में नॉइज केवल आवाज नहीं बल्कि कोई भी बाधा होती है संचार की प्रभावशीलता को हटाती है, जैसे कि गलतफहमी, शोर, ध्यान में कमी, ये सारा चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। 10 क्या है, इन विच कम्युनिकेशंस डायरेक्शंस डज इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, मतलब कि किस दिशा में सूचना शिक्षक से छात्र तक प्रवाहित होती है, वो कौन सी दिशा होती है वो बताना। देखिए यहाँ डाउनवर्ड होगा, क्योंकि क्या है टीचर हाई लेवल पे है, स्टूडेंट मतलब उससे स्टूडेंट मतलब क्या है लोअर अथॉरिटी होगा ना भाई, टीचर हायर अथॉरिटी होगा तो स्टूडेंट लोअर अथॉरिटी होगा। जब हायर और लोअर में पढ़ाई मान लीजिए हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल बात अगर हम करेंगे वहाँ पे तो वहाँ पे आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है
डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस ये फ्लो फ्रॉम द हायर टू लोअर अथॉरिटी। इससे पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं कि डाउनवर्ड आपका जो टीचिंग मेथड होता है, टीचिंग मेथड की हम बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, बट टीचिंग भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, एक आप ये कहिए तो सब जो भी आपका 10 यूनिट्स है एक दूसरे से लिंक है, इसलिए हम जो बताते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से ही बताते हैं, लेकिन पूरा आपको हर पॉइंट को क्लियर करके बताते हैं। आपको जहां कंफ्यूजन होगा उसके बाद भी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, फ्रॉम हायर टू लोअर अथॉरिटी होता है, लाइक टीचर इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट, मतलब जो टीचर होते हैं स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। अधोमुखी संचार उच्च स्तर शिक्षक से निम्न स्तर शिक्षक की ओर होता है। हायर से लोअर अथॉरिटी होता है जिसमें आदेश होता है। क्या कभी स्टूडेंट टीचर को आदेश दे सकता है? कभी नहीं है। क्यों? वही तो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब अगर अगर मान लीजिए एक चीज हाँ बात करते हैं यहाँ पे हम, जब स्टूडेंट टीचर को आदेश देगा तो कौन सा हो जाएगा? ये अपवर्ड हो जाएगा। इसलिए हर चीज को समझना है। ठीक, आदेश निर्देश या जानकारी दी जाती है जो टीचर स्टूडेंट को देते हैं, इसलिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। द बेस्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कक्षा संचार तब होता है जब, कब होगा? जब अच्छा, मान लीजिए कक्षा में क्लास में अच्छा संचार करना कब होगा? स्टूडेंट आर इनकरेज टू गिव फीडबैक, जब स्टूडेंट को बात समझ में आए और स्टूडेंट अच्छा फीडबैक दे तभी तो छात्र को बातें समझ में आएगी और वो आपका एक अच्छा संचार होगा, एक अच्छा बातचीत करने का तरीका होगा क्लासरूम में। ठीक है, छात्रों को प्रतिपुष्टि देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यही आपका एक बेस्ट क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। फीडबैक इंश्योर इंटरेक्शन, देखिए फीडबैक ही मैटर करता है कि आप क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों से कैसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपका फीडबैक मैटर करता है। क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, हेंस लर्निंग बिकम मोर इफेक्टिव, तभी आपका लर्निंग इफेक्टिव होगा। जब आप क्लास में बोलते हैं तो बच्चे आपके बात को समझ रहा है या नहीं, कि आप सिर्फ जा रहे हैं लेक्चर शुरू कर रहे हैं, टीचर है मान लीजिए लेक्चर शुरू कर रहे हैं तो बच्चा आपके बात को समझ नहीं रहा, फीडबैक सही दे नहीं रहा, तो क्या है वो? बैड टीचिंग है। ना ही आप क्लास में कम्युनिकेशन सही से कर पा रहे हैं। लैंग्वेज बैरियर होता है, मान लीजिए कहीं अगर इंग्लिश क्लास लेना हो, सिर्फ इंग्लिश में बात करना हो, तो वहाँ भी क्या है, कहीं ना कहीं अगर बच्चा हिंदी मीडियम से है तो बच्चा फिर आपके बात को समझेगा नहीं, तो वहाँ पर बायलिंगुअल चलना होगा, आपको इंग्लिश भी करना होगा, हिंदी भी करना होगा, जो कि गुड फीडबैक मिलेगा, तब एक अच्छा संचार होता है, एक अच्छा बातचीत करने का तरीका होता है। ठीक है, तो फीडबैक छात्रों से भागीदारी बढ़ती है और शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि संदेश सही रूप से समझा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द वर्टिकल कम्युनिकेशंस, इसमें वर्टिकल का हिंदी होता है, ऊर्ध्वाधर का संचार का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। तो ये आपका प्रिंसिपल सेंडिंग नोटिस टू टीचर, यानी कि यहाँ वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब प्रिंसिपल टीचर को नोटिस सेंड करता है तो ये आपका वर्टिकल कम्युनिकेशंस हो जाएगा। ठीक ना, वर्टिकल कम्युनिकेशंस ऑलरेडी डिस्कस और सब किए हुए हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशंस अकर्स बिटवीन डिफरेंट हायरार्की लेवल्स, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड को छोड़ के। जी हाँ, ऊर्ध्वाधर संचार जो है ना अलग अलग स्तरों जैसे प्राचार्य और शिक्षक के बीच होता है, जिसमें आदेश और प्रतिक्रिया दोनों प्रभावित होती है, आदेश भी रहता है और प्रतिक्रिया भी रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 को आते हैं। Which foreign communications is more personal and emotional in nature? That means कि कौन सा संचार जो होता है, संचार प्रकार अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक होता है, इस चीज को बताना। देखिए इनफॉर्मल, जब आप घर में फैमिली में फ्रेंड से बात करते हैं उसमें क्या होता है, ज्यादा इमोशन होता है ना, सिंपल सोचने की बात है, सोचे क्वेश्चन कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप आया तो फैमिली, दोस्त, फ्रेंड, इमोशंस रेदर देन द स्ट्रक्चर्स, मतलब कि अनौपचारिक संचार व्यक्ति के व्यक्तित्व, संबंधों और भावनाओं पर आधारित होता है। औपचारिक सीमाओं से परे स्वाभाविक होता है। औपचारिक में बात का कोई जड़ छिप नहीं होता है, जितना बात करते चले कर ले। ठीक, 14 में क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। विच आर द फॉलोइंग्स कम्युनिकेशन टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की? दैट मींस कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रकार संगठनात्मक पदानुक्रम के लिए सबसे उपयुक्त है, ये यहाँ आपको बताना है। तो ये होता है फॉर्मल। क्या होता है? फॉर्मल, जो कि
ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन मेंटेन द हायर सिस्टम को मेंटेन करता है, क्लैरिटी भी रहता है। आप यहाँ फालतू बात नहीं करते, बात भी लिमिट में होता है, ठीक है। जो बात करना वही बात करना होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं होता है कि पूरा कहानी किस्सा करना शुरू करते हैं, यहाँ पे ये नहीं होता है, ठीक। अकाउंटेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको बात करना है, ज्यादा बातें बनाना नहीं होता है। औपचारिक संचार संगठन में व्यवस्था, अनुशासन और उत्तरदायित्व को बनाए रखता है, क्योंकि यह एक निश्चित चैनल का पालन करता है, एक सिस्टम को पालन करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 क्या आपका है, विच कम्युनिकेशन पैटर्न प्रमोट द डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम, यानी कि जो क्लासरूम है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है कि सबों को मतलब कि अगर एक स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करने तो क्वेश्चन कर सकता है स्टूडेंट, क्योंकि डेमोक्रेटिक है भाई, टू वे कम्युनिकेशन है, क्या यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, टू वे कम्युनिकेशन है, वहाँ पे स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन कर सकता है, कोई इशू नहीं है। टू वे कम्युनिकेशंस एनकरेज द क्वेश्चनाइजिंग, डिस्कसिंग एंड म्यूचुअल लर्निंग होता है टू वे में, यानी कि द्वि दिशात्मक संचार में छात्र प्रश्न पूछ सकते हैं, विचार साझा कर सकते हैं, जो उनके मन में विचार आ रहा है विचार भी टीचर को बता सकते हैं, और चर्चा के माध्यम से सक्रिय भागीदारी करते हैं। यह लोकतांत्रिक शिक्षण का मूल प्रक्रिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में मूव करते हैं। क्या है, which teaching level focus mainly on rote learning and recall of facts, that means कि कौन सा शिक्षण स्तर मुख्य रूप से रटने और तथ्यों को याद करने पर केंद्रित है। मेमोरी लेवल टीचिंग, देखिए मेमोरी लेवल क्या होता है, सिर्फ बच्चा इसमें रटता है, रटने पर ध्यान देता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, इसमें जो है सो समझ विकसित होता है बच्चा में, मतलब कि बातों को समझने की कोशिश करता है। इसमें उस चीज को रिफ्लेक्टिव लेवल उसमें करके देखता है। जैसे मान लीजिए आप अगर पीजी कर रहे हैं, पीजी कर लेंगे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग का में आते हैं, ठीक है। मतलब कि सिर्फ रटना होता है मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग रिकॉल एंड उसको समझने से मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ रटवे करेगा। तो रिकॉल एंड रिकॉग्निशन प्रीवियसली लर्न मटेरियल, सिर्फ बच्चा को अगर पढ़ाते हैं, मान लीजिए बच्चा क्या करता है, थोड़ी बात समझता है, एबीसीडी रटा दीजिए, टेबल रटा दीजिए, तो ये बच्चा को पढ़ाई का क्या होता है, मेमोरी लेवल सीधा कहते हैं। लेवल एक, उसके बाद इन्वॉल्व लो लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस, इस तरह से मेमोरी लेवल हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चंस। At which level of teachings teachers ensure that learner comprehends the meaning of facts, that means कि किस शिक्षण स्तर पर शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थी तथ्यों और अर्थ को समझे, बात को समझे, तो यह अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। इससे पहले बताया ना हम जस्ट अभी, और प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि बच्चे बात को समझे, जब बात को समझेगा तो अपने मन से भी अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। सिर्फ रटाफिकेशन, जो लोअर क्लास का बच्चा होता है उसको क्या करते हैं, सिर्फ रटवाते हैं, मतलब मेमोरी लेवल टीचिंग हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, हम टॉपिक को पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, फिर कहते हैं सो क्वेश्चन बनाओ, तो क्या होता है आपका, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, ठीक। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग्स एनकरेज द गाइड स्टूडेंट इंटरेप्ट, बात को समझता है, कंपेयर, एक्सप्लेन, लर्न, फैक्ट्स करने की प्रोसेस जो होता है आपका, ये क्या होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है। उदाहरण तर्क के द्वारा समझ को विकसित किया जाता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग मेनली डेवलप, यानी कि जो चिंतनात्मक स्तर का शिक्षण है मुख्य रूप से किसको विकसित करता है, यही तो आता है जो रिसर्च सेक्टर है, जो आप चाहते हैं कि हम पीएचडी करें, पैट क्वालिफाई करें, नेट करें, यही क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, क्योंकि आपको वहाँ पर नया नया चीज सोचना होता है, ठीक है। जब पीएचडी करेंगे तो आपको नया नया चीज सोचना होगा, दिस इज पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग,
ठीक है। अगर यहाँ पूछा जाए आपको तो ये किसका पार्ट है भाई, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का पार्ट है, ठीक ना। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग जो होता है एम्फसाइजेज रीजनिंग एनालिसिस, उस रीजनिंग को एनालिसिस किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी समस्या है उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है, यानी कि चिंतनात्मक स्तर, उद्देश्य, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग क्षमता को विकसित करता है कि आप डिसीजन भी ले सकें। इस बात को इस स्तर पे छात्र स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं, केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभा, शिक्षक केवल क्या होता है, सिर्फ देख मार्गदर्शक बताते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, जो भी मान लीजिए आप रिसर्च करेंगे तो शिक्षक सिर्फ बताएंगे आपको, ये नहीं कि आपको कर देंगे, ये नहीं होता है। यही आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द मॉरिसन। मॉरिसन सर कौन सी टीचिंग को बताए थे कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होगा, इसमें मॉरिसन सर की बात करते हैं। तो वो बताए थे रिफ्लेक्टिव लेवल, क्या क्या बताए थे, रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है हायर लेवल ऑफ टीचिंग होता है, ये मॉरिसन सर ने बताए थे, ठीक। अकॉर्डिंग टू द मॉरिसन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म एज इट डेवलप इनसाइट एंड ओरिजिनली, यानी कि मॉरिसन सर के अनुसार क्या है, चिंतात्मक स्तर शिक्षण का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि स्वतंत्र और विचार और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। आप इसमें खुद सोच सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचने की आजादी मिलती है इसमें, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 क्या है, Which of the following best represents the purpose of macro teaching, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण यानी कि मैक्रो टीचिंग का उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा प्रैक्टिसिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, जो मतलब कि मैक्रो टीचिंग क्या होता है, इसमें टीचर को पढ़ाने के लिए बताया जाता है कि आपको कैसे पढ़ाना है क्लासरूम में, यानी कि विशिष्ट शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराया जाता है टीचर को। मैक्रो टीचिंग इज ए टेक्निक वे टीचर ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस करवाया जाता है स्किल एट टाइम बिफोर रियल क्लासरूम टीचिंग, यानी कि आपको बच्चे को किस तरह से इसमें मुख्य रूप से ये होता है कि टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है मैक्रो टीचिंग में कि आपको बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है ताकि बच्चे को अच्छे ढंग से समझ में आए बातें, ठीक ना। यानी कि एक समय में केवल एक कौशल जैसे प्रश्न पूछना, व्याख्या देना आदि का अभ्यास करते हैं, यह शिक्षण कौशलों के विकास के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रिया है मैक्रो टीचिंग, ठीक। इन मैक्रो टीचिंग, अब क्वेश्चन नंबर 21, इन मैक्रो टीचिंग फीडबैक प्लेज ए वाइटल रोल बिकॉज, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है महत्वपूर्ण स्थान क्यों होता है, क्योंकि इट हेल्प्स इन रिफाइनिंग टीचर बिहेवियर, या शिक्षण व्यवहार को सुधारने में सहायक होता है जी। ये क्या होता है, शिक्षण विभाग को सुधारने में सहायक होता है, इसलिए फीडबैक रोल होता है यहाँ पर मैक्रो टीचिंग में, ठीक है। फीडबैक इन मैक्रो टीचिंग हेल्प टीचर्स एनालाइज देयर स्ट्रेंथ वीकनेस, क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, इस चीज को एनालाइज किया जाता है एंड मॉडिफाई देयर अप्रोच, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण फीडबैक शिक्षकों को यह बताता है कि कौन से कौशल प्रभावी हैं और किन्हें सुधारने की आवश्यकता है, यह जो है अधिक पेशेवर बनाता है, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चंस, मैक्रो टीचिंग्स डिफर फ्रॉम मैक्रो टीचिंग, आखिर मैक्रो टीचिंग में क्या डिफर है, मैक्रो शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण से भिन्न क्यों होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये क्या होता है, फोकस ऑन रियल क्लासरूम सिचुएशन, यानी कि रियल क्लासरूम जो होता है यही आपका डिफर होता है। मैक्रो टीचिंग इन्वॉल्व फुल लेंथ लेसन, रियल क्लासरूम जो होता है आपको ये मैक्रो टीचिंग होता है लार्ज कंबाइनिंग मल्टीपल स्किल्स, इसमें होता है माइक्रो टीचिंग वास्तविक कक्षा में पूर्ण पाठ लेसन को संचालन है जिसमें सभी शिक्षण कौशल एक साथ प्रयुक्त होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के बाद का चरण होता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या है, टीम टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे, यानी कि टीम शिक्षण सबसे प्रभावी तब होता है जब, किसमें प्रभावी होता है टीम टीचिंग, तो टीचर्स प्लान एंड टीच कोलैबोरेटिवली, शिक्षक मिलकर योजना बनाए और शिक्षण करें। पहले जब योजना टीचर बनाते हैं तो वहाँ पर क्लासरूम क्या होता है बहुत मतलब इंटरेक्टिव हो जाता है। जब क्लास में देखिए
अगर हम टीचर आप हैं क्लास लेते हैं, जब तक आप एक योजना नहीं बनाएंगे हमको बच्चों को पढ़ाना क्या है, कोई टॉपिक ही पढ़ाना तो आप उसको तैयार करते हैं पहले ना, कि आपको वहाँ पे क्या टीच करना प्लान करते हैं। तो प्लान नहीं करेंगे आप अच्छा टीच नहीं कर सकते, ठीक है। यही एक टीम टीचिंग की मोस्ट इफेक्टिव विशेषता है, ठीक है। यानी कि प्लान करना होगा, टीचिंग टीचर्स प्लान एंड टीच कोलैबोरेटिवली प्लान करते हैं तो अच्छा शिक्षण कर सकते हैं वहाँ पे। टीम टीचिंग इन्वॉल्व 2 और मोर टीचर्स, दो या दो से अधिक टीचर हाँ इन्वॉल्व होते हैं टीम टीचिंग में। जॉइंटली प्लानिंग एक साथ मिलकर करते हैं। इंस्ट्रक्शन इवैल्यूएटिंग, मान लीजिए कोई टीचर अगर कॉपी चेक कर रहे हैं तो कोई टीचर पढ़ाएंगे, यानी कि काम को बांट लेंगे क्लासरूम में। इससे क्या होगा, टीचिंग और इफेक्टिव होगा। क्या दो से अधिक शिक्षक एक साथ शिक्षण कार्य करते हैं, जैसे प्लानिंग करके टीचिंग इवैल्यूएशन साझा रूप से करते हैं। ये कोई समझाएंगे, कोई होमवर्क देंगे, कोई बात को मतलब कोई मैथ बताएंगे, इस तरह से क्लास में चलता है। ये क्या होगा, आपका टीम टीचिंग हो जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्टिव टीचिंग इज, यानी कि सक्रिय शिक्षण एक्टिव टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना आपको। देखिए एक्टिव टीचिंग में पैसिव लर्निंग जी नहीं, पैसिव क्या होता है, बच्चा निष्क्रिय होता है उसमें, मतलब लेक्चर मेथड हो गया। मेमोराइजेशन क्या होता है, आपका मेमोरी लेवल टीचिंग हो जाता है, जिसमें सिर्फ बातों को रटना है। स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, हाँ जो एक्टिव होता है लर्निंग, स्टूडेंट को एंगेजमेंट करके रखना, गतिविधि करके रखना, उसको कुछ से कुछ करवाते रहना, मतलब कुछ से कुछ करवाते रहना, एक्टिविटीज करवा करके बात को समझाना। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट वहां पर क्या होगा, एक्टिव रहेगा, ठीक ना। टीचर डोमिनेंस ये नहीं होगा, ठीक। एक्टिव टीचिंग इंश्योर स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग, इंटरेक्टिंग एंड अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करा जाता है। सक्रिय शिक्षण एक्टिव टीचिंग में छात्र सीखने की प्रक्रिया को स्वयं भाग लेते हैं, चर्चा प्रयोग प्रश्न पूछने के माध्यम से। इसमें तब उस चीज को करके सीखने में ज्यादा समझ में आता है बच्चे को, इससे अधिगम अस्थायी और सार्थक बनता है, ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल्स प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड रिफ्लेक्शंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्तर आत्म अध्ययन और चिंतन को बढ़ावा देता है। आत्म अध्ययन और चिंतन को बढ़ावा देता है आपका रिफ्लेक्टिव। इससे पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि आपको जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है ना, वो सेल्फ लर्निंग और खुद भी चिंतन कर सकते हैं, वो क्या होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल इन्वॉल्व इंट्रोस्पेक्शन एनालिसिस एंड इंडिपेंडेंट थॉट, ठीक है। इंडिपेंडेंट थॉट खुद सोच सकते हैं, इस पॉइंट को आपका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है, ठीक ना। अब 26 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 26 क्या आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्रो टीचिंग, इसमें कौन सा कैरेक्टर मैक्रो टीचिंग का नहीं है। देखिए नोट लगा है, मतलब कौन सा कैरेक्टर मैक्रो टीचिंग का नहीं है ये बताना है आपको। तो प्रैक्टिस इन रियल क्लासरूम, जी नहीं, रियल क्लासरूम प्रैक्टिस नहीं होता, यही मैक्रो टीचिंग का जो है नहीं होता है, ठीक। फोकस ऑन, हाँ फोकस होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है मैक्रो टीचिंग में, ज्यादा स्टूडेंट नहीं होता है, छोटा क्लासरूम 5 से 10। मैक्रो टीचिंग में पूछा जाए अगर क्वेश्चन भी आए तो 5 से 10 स्टूडेंट जो होते हैं आपके मैक्रो टीचिंग में होते हैं, 5 से 10 स्टूडेंट ही होते हैं मैक्रो टीचिंग में एकदम, ठीक है, मैक्रो टीचिंग। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन, हाँ कम समय के लिए होता है। गलत कौन सा है, आपका ये ऑप्शन गलत है, इसलिए गलत ऑप्शन को सही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। 27 क्या है, ग्रुप डिस्कशंस मेथड मेनली डेवलप, ग्रुप डिस्कशन किस में होता है, किस में डेवलप होता है, ये बात कहा जा रहा है। तो कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन स्किल, जिसमें कम्युनिकेशन हो कोऑपरेशन स्किल्स हो, उसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। एक्सप्रेशन ओपिनियन लर्न लिसन टू अदर्स वर्क कोलैबोरेटिवली, ये सब आपका क्या होता है, आपका ये हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन में हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। 28 क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज टीचर सेंटर्ड अप्रोच, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक केंद्रित पद्धति है ये बताना है कि जिसमें टीचर ही इन्वॉल्व होते हैं, ये कौन सा है। मैक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग में टीचर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जी हाँ, क्या टीचर इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मैक्रो टीचिंग क्या होता है, टीचर ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं,
मैक्रो टीचिंग फोकस ऑन टीचर स्किल्स इम्प्रूवमेंट्स, नॉट स्टूडेंट लर्निंग। अब टीचर अपना स्किल इम्प्रूवमेंट करेंगे, स्टूडेंट यहाँ अपना स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं करते। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास करना, इसलिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच सही होता है। ठीक, अब 29 की ओर आते हैं। 29 क्या है? Which of the following ensured the collective responsibility and shared evaluations among teachers? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों में सामूहिक उत्तरदायित्व और साझा मूल्यांकन सुनिश्चित करता है? ये आपको बताना। जो टीचर में टीम टीचिंग है, एक दूसरे से मिलकर के पढ़ाना, एक क्लास में 2-3-4 टीचर रहना, ये क्या होता है? टीम टीचिंग होता है। यानी कि टीम टीचिंग जो होता है, टीचर्स जॉइंटली प्लान करते हैं, इंस्ट्रक्ट, इवैल्यूएट, इंश्योर एंड अकाउंटेबिलिटी, ये आपका क्या हो जाता है? आपका टीम टीचिंग होता है। इन एन एक्टिव क्लासरूम, मान लीजिए एक्टिव क्लासरूम, एक्टिव मतलब इन एन एक्टिव क्लासरूम स्टूडेंट सक्रिय हो, द टीचर्स रोल प्राइमरी डेट ऑफ। एक सक्रिय कक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से क्या होती है, ये बताना है आपको। तो फैसिलिटेटर की होती है, सिर्फ वो गाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, जिसमें वहाँ लेक्चर की काम नहीं होता, सिर्फ गाइड करेंगे और स्टूडेंट उस काम को करते हैं। यानी कि इनएक्टिव टीचिंग, द टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग के बारे में बताते हैं, सिर्फ गाइड करते हैं। एक्टिविटीज बताए जो अभी हम, सपोर्ट्स स्टूडेंट एक्सप्लोरेशंस, सपोर्ट करते हैं जिससे स्टूडेंट का लर्निंग स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, छात्रों को स्वयं सीखने, खोजने और समझने में मदद करता है। यही आपका एक्टिव क्लासरूम का हुआ। ठीक, अब 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट स्कूल लेवल? यानी कि निम्नलिखित में नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 का विद्यालय स्तर पर क्या मुख्य फोकस क्या है, ये बताना है आपको। तो रूट लर्निंग, बच्चों को रटवाना है सिर्फ? जी नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग, सिर्फ एग्जाम पास करना है? नहीं। मेमोराइजेशन थोड़ी करना है, सिर्फ रटवा करके काम करना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंसेप्चुअल कंसेप्ट देना है, बच्चे को समझ विकसित करना, यही आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 का स्कूल लेवल पे फोकस है। द एनईपी क्या है? द एनईपी 2020 एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग। क्या चाहता है एनईपी 2020? अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है, बात को समझा जाए, ये किया जाए। तो ये मेन मुद्दा होता है, बच्चे को समझाया जाए, इंस्टेड ऑफ रूट लर्निंग को हटाया जाए। ठीक है, ये एनईपी 2020 का पॉलिसी है। इट एम्स टू द डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, उसको करवा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है? बच्चे को जब पढ़ाते हैं, अगर उस चीज को करवा कर, जैसे मान लो ईवीएस पढ़ाते हैं, मान लो साइंस, तो वाटर पढ़ाना है, ये मान लो प्लांट बारे में पढ़ाना है, तो प्लांट के अगर पास्ट जाकर पढ़ाते तो बच्चे को वो चीज ढंग से समझ में आता है। एक्टिविटी करवा करके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड अमंग स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। ठीक, अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। इन द गुरुकुल सिस्टम, क्या है? इन द गुरुकुल सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट वाज बेस्ड ऑन, यानी कि गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक और छात्र के बीच संबंध किस पर आधारित था, ये आपको बताना है कि किस पर आधारित था। तो है जी नहीं, है नहीं था। फॉर्मल अथॉरिटी नहीं, मनी नहीं। डिसिप्लिन एंड रेस्पेक्ट, टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या था? पहले गुरुकुल सिस्टम में डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट बहुत होता था, लेकिन स्टूडेंट टीचर का, गुरु जी का रेस्पेक्ट करते थे। ये जो था एजुकेशन, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम हुआ। ठीक ना, द गुरुकुल गुरु शिष्य रिलेशनशिप, द गुरुकुल वाज बिल्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना, ट्रस्ट एंड मोरल डिसिप्लिन। यहाँ पर पता है कोई फी नहीं होता था, यहाँ पे कोई फी डिसाइड नहीं होता था। यहाँ पे शिष्य को जो भी शिक्षा पूरा होने के बाद जो भी फी होता था, जो अपने मन से देना है, गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में वो वहाँ पर फी दिया जाता था। यानी कि कोई भी फी वहाँ पर डिमांड नहीं होता था। अभी क्या है भाई, अभी तो टीचिंग, अभी जो कोचिंग का जो सिस्टम क्या है, सिर्फ पैसा कमाना, रुपया कमाना है, उसका ही तो सिस्टम है। यहाँ पर आज का जो पहले एजुकेशन सिस्टम था, वो गुरु और शिष्य के बीच रिलेशन था। ठीक है,
वो अब नहीं रहा, अब व्यवसाय बन गया है टीचिंग, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसलिए इस चीज को हम अभी बता रहे हैं। ठीक, गुरुकुल से संबंध जो होता पारस्परिक सम्मान, विश्वास और नैतिक अनुशासन पर आधारित था। शिक्षा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को समाहित करती है। सारा चीज डेवलप, अगर आप एजुकेशन ले लेते हैं, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, मतलब पूरा डेवलपमेंट होता है। अगर आप समाज में, गांव के बीच, देश के बीच आपका इज्जत बढ़ जाता है, सिर्फ एक एजुकेशन से ही बढ़ता है। और किसी भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको पूरा सम्मान मिले। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम है जिसमें इंसान को पूरे, मतलब कि पूरे सिस्टम को चेंज कर देता है एजुकेशन सिस्टम। ठीक, अब क्वेश्चन 33 को आते हैं। 33 क्वेश्चन क्या आपका है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रिंसिपल ऑफ एनईपी 2020, यानी कि इसमें कौन सा, नोट मतलब नहीं, कौन सा की प्रिंसिपल नहीं है 2020 एजुकेशन सिस्टम का, वो यहाँ पे बताना है आपको। तो इक्विटी, इंक्लूजन्स ये है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रूट लर्निंग नहीं है। क्या है, रूट लर्निंग नहीं है, इसलिए आपका रटना पे जोर नहीं दिया जाता है, ये आपका आंसर सही होगा। एनईपी 2020 रिजेक्ट रूट लर्निंग को उन्होंने हटा दिया, मतलब हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया। प्रमोट द क्रिटिकल को प्रमोट करा, क्रिएटिव को प्रमोट करा, एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करा। इट सपोर्ट द मल्टीडिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। पूरे डेवलपमेंट होता है आपका एक टीचिंग एजुकेशन सिस्टम से डेवलपमेंट होता है। लाइफ स्टाइल चेंज होता है, यानी कि पूरे सिस्टम, मतलब लाइफ स्टाइल चेंज होना एक एजुकेशन सिस्टम से ही कर सकता है, वरना और कोई सिस्टम नहीं कर सकता। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। द मेन लाइफ एम इन गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज, यानी कि जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था, मान लीजिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वेल्थ, धन संचय? जी नहीं, धन संचय करना नहीं है। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है क्या है, मेन धन संचय करना, कितना ज्यादा पैसा कमाना है, यही तो अभी का एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन पहले का क्या था, अटेनमेंट और मोक्ष, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, ये जो जीवन मरण का चक्र है, इससे मुक्ति पाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी यही पहले एजुकेशन सिस्टम मेन एम था। मेन एम पहले पैसा कमाना नहीं था, कि उसके पीछे दौड़ते चलो, ये सिस्टम नहीं था। सिर्फ था मोक्ष प्राप्ति हो जाए, ताकि ये जो जन्म मरण का चक्र है, इससे इंसान जब मुक्त हो जाता है तो फिर जिंदगी में कुछ रह ही नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए पहला एजुकेशन सिस्टम एक तरह से सही था, क्योंकि मोक्ष पे आधारित था और मेन एम यही था। ठीक, इन द गुरुकुल system of education's aim, self-realizations, spiritual liberations, moksha. The goal was to achieve inner harmony and knowledge of the self. आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान भी उस समय स्टूडेंट को दिया जाता था। गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष था। आध्यात्मिक मुक्ति देना, यानी कि इसका लक्ष्य अंतरात्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करना था। पहला एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर था। अभी क्या है, नौकरी के पीछे और रुपया कमाने के पीछे ही सिस्टम अभी का एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि जितना जल्दी हो नौकरी लीजिए, यही एजुकेशन है। चलिए, हम दोनों चीज को अभी मतलब कि मिला रहे हैं, जो पहला एजुकेशन सिस्टम था, जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है, दोनों को कंबाइन करके आप लोग को बता रहे हैं। ठीक, अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका है। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, द 10+2 स्ट्रक्चर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। एनईपी 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा की 10+2 संचार को किससे बदला गया, मतलब कि पहले क्या था, 10+2+3 था, तो अभी जो एजुकेशन सिस्टम आया वो 5+3+4 आया। क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है, आपको ध्यान रखिएगा, 5+3+4 हुआ आपका ये एजुकेशन 2020 एनईपी में। ठीक है, यानी कि द एनईपी 5+3+3+4 स्ट्रक्चर बना, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है। Divide the education into fundamental, preparatory, middle and secondary stage, aligning with the age appropriate and cognitive development, यानी कि आधारभूत तैयारी, मध्य और माध्यमिक स्तर पर विभाजित करती है, जिससे आयु और संज्ञानात्मक के अनुसार सीखने को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक,
अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच फीचर्स ऑफ एनईपी 2020 इज लिंक टू द गुरुकुल आइडिया ऑफ लर्निंग थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस। नई शिक्षा नीति 2020 की कौन सी विशेषता जीवन अनुभवों को सीखने वाली गुरुकुल परंपरा से जुड़ी हुई है, आपको यहाँ ये बताना है। तो एक्सपीरियंस लर्निंग क्या है भाई, एक्सपीरियंस लर्निंग जो होता है गुरुकुल सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो गुरुकुल सिस्टम में क्या था, जब गुरुजी सिर्फ बच्चे को बोलते थे तो उस समय बच्चा उस चीज को गेन कर लेता था, बात को समझ लेता था। वहां पर कॉपी पेन नहीं था जो अभी के जमाने में है, ठीक है, कंप्यूटर। उस समय सिर्फ ध्यान से सुन करके याद कर लिया जाता था। यही एक एक्सपीरियंस लर्निंग का पार्ट उस समय हुआ करता था, ठीक है। एनईपी 2020 प्रमोट द एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिमिलर टू गुरुकुल ट्रेडिशंस वेयर स्टूडेंट्स लर्न थ्रू द डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्वेशंस एंड रिफ्लेक्शंस का उस समय का बात था, जिससे अनुभव मिलता था, क्रियात्मक शिक्षा हुआ। गुरुकुल परंपरा से मेल खाती, जहां जीवन भावों अवलोकन और चिंतन से सीखते थे, ठीक है। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट टीचर्स रोल इन द गुरुकुल एजुकेशन, ठीक है। गुरुकुल शिक्षा में शिक्षक गुरु की भूमिका को निम्नलिखित में से कौन सी अच्छा से दर्शाता है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड क्या होता था भाई, आपका मोरल और स्पिरिचुअल गाइड मिलता था गुरुजी से, यानी कि द गुरु इन गुरुकुल एक्टेड मेंटल एंड मोरल गाइड रीडिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन एंड अलाइनमेंट, ठीक है। गुरुकुल में गुरु एक नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे जो छात्रों को आत्मसंयम संयम अनुशासन और ज्ञान प्राप्ति की दिशा में ले जाते थे, ठीक। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। अंडर एनईपी 2020 वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम विच क्लास। जो वोकेशनल क्लास है वो कब से किस क्लास से स्टार्ट हुआ है आपका, मतलब कि वोकेशनल क्लास 6 से। वोकेशनल क्लास अगर पूछा जाए एनईपी 2020 में क्लास 6 से जो व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया गया क्लास 6 से। एनईपी 2020 क्या है, हाँ, एनईपी 2020 प्रपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 से प्रपोज किया गया विथ इंटर्नशिप टू डेवलप स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी लिंकिंग एजुकेशन टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। क्लास 6 से व्यवसाय शिक्षा को दिया गया। 39 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। क्या 39 इन गुरुकुल एजुकेशन व्हाट वाज द मोड ऑफ असेसमेंट। गुरुकुल शिक्षा में मूल्यांकन की विधि क्या थी, ये बताना है आपको। मूल्यांकन कैसे किया जाता था, तो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन बाय द गुरु निरंतर अवलोकन करते थे। बच्चे को बीच बीच में टेस्ट लेते थे, कोई भी काम देके कोई भी वर्क दे करके टेस्ट लिया करते थे कि किसमें क्या एबिलिटी है, ठीक है। अभी तो एग्जाम होता है, उस समय भी एग्जाम होता था, उस समय भी डिग्री मिलता था, ठीक है। गुरुकुल सिस्टम द वे नो फॉर्मल एग्जाम्स, गुरु असिस्ट द स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू द डेली ऑब्जर्वेशन बिहेवियर एंड कंडक्ट। वो डेली ऑब्जर्वेशन कर लेते थे कि क्या इसका बिहेवियर है, क्या मतलब उसके बोलने से रहने से भी टीचिंग वहाँ पर इसी तरह से वहाँ पर असेसमेंट किया जाता था एजुकेशन सिस्टम में, पुराना मतलब कि एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। गुरुकुल में औपचारिक परीक्षा नहीं होती थी, परीक्षा औपचारिक नहीं होती थी। गुरु छात्रों से व्यवहार, अध्ययन, आचरण का निरंतर अवलोकन करके मूल्यांकन करते थे। ये सब देख करके वहाँ कोई परीक्षा का टेंशन नहीं था कि ये परीक्षा होगा, महीना होगा, 2 महीना, 6 महीना में, ये टेंशन समय का नहीं था, ठीक है। सिर्फ आपका वहाँ पर व्यवहार क्या है, आप किस प्रकार के अध्ययन कर रहे हैं, क्लास में जवाब दे रहे हैं, दे रहे हैं, आचरण आपका क्या है, इस चीज से वहाँ पर मूल्यांकन हो जाता था, ठीक है, एजुकेशन गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में। अब 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ गुरुकुल एजुकेशन आर रिफ्लेक्टेड इन एनईपी 2020। यानी कि गुरुकुल शिक्षा में कौन से मूल नई शिक्षा नीति 2020 में परिलक्षित होते हैं, ये आपका बताना है 2020 एजुकेशन सिस्टम में। तो ये होगा मोरल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। इससे पहले बात किए थे कि मोरल और होलिस्टिक डेवलपमेंट गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में होता है। एनईपी 2020 reflect गुरुकुल philosophy of integrated moral, emotional and spiritual development होता है। प्रमोट द बैलेंस्ड ह्यूमन पर्सनालिटी, पूरे पर्सनालिटी को डेवलप करता है, ठीक है, समग्र व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, यही गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का मेन मोटो था, मेन लक्ष्य था, ठीक।
अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्टली हायरार्की ऑफ कंप्यूटर मेमोरी स्पीड फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, यानी कि फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट कौन सा होगा, रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क सबसे स्लो होता है, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, रजिस्टर्स आर फास्टेस्ट एज आर पार्ट ऑफ द सीपीयू फॉलोड बाय कैश मेमोरी, रैम एंड फाइनली हार्ड डिस्क विच इज स्लोएस्ट, सबसे स्लोएस्ट हार्ड डिस्क होता है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म होता है, कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। रैम जो होता है वोलेटाइल मतलब क्या होता है, सिस्टम बंद डाटा खत्म, यानी कि रैम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल होता है, डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज ऑफ। ठीक है, पावर इज ऑफ, यही होता है आपका रैम। रैम मतलब रैम भरोसे मतलब गया, राम भरोसे गया, सिस्टम बंद, डाटा स्विच ऑफ, फिर डाटा रिकवर नहीं होगा। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, और ये हार्ड डिस्क इज नॉन वोलेटाइल होता है, सिस्टम बंद होने के बाद भी डाटा आपके पास स्टोर रहता है। ठीक, यानी कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी वाष्पशील होती है, अर्थात बिजली बंद होने पर इसका डाटा मिट जाता है। लेकिन रोम जो होता है आपका वो हार्ड डिस्क और वो वाष्पशील होता है, मतलब नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक, अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, कैश मेमोरी इज यूज्ड टू, कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये बताना है आपको। तो कैश मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है, स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डाटा, बार बार उपयोग होने वाले डाटा को संग्रहित करने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। कैश मेमोरी स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस इंस्ट्रक्शंस टू रिड्यूस सीपीयू एक्सेस टाइम, इट एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। कैश मेमोरी जो होता है सीपीयू और रैम के बीच तेज गति वाला बफर होती है, बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है और सीपीयू का समय बचे। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, मतलब कि इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, ये पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में। इसमें इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, तो मतलब आउटपुट पूछ रहा है, तो प्रिंटर आपका क्या हो जाएगा, प्रिंटर आपका जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, प्रिंटर गिव आउटपुट टू यूजर, आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर्स आर इनपुट डिवाइस, ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाएगा एग्जाम में कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक ना, 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इट्स टेक्नोलॉजी, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पीढ़ियों की तकनीक को सही जोड़ता है, मतलब कि कंप्यूटर टेक्निक ज्यादा डेवलप किस पीरियड में हुआ, तो ये आपका सेकेंड जनरेशन में हुआ, जिसमें ट्रांजिस्टर डेवलप हुआ था, और ये थोड़ा फर्स्ट जनरेशन से ठीक ठाक रहा जिसमें टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया। ठीक ना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ, थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आया, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स आया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपका सारा चारों जनरेशन का पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक, वो ज्यादा फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका सॉफ्टवेयर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडो, लिनक्स, ये सब क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक ना, अब 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, ये बताना है आपको। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी है, पेरिफेरल सॉफ्टवेयर जो होता है ये सिस्टम का प्रकार नहीं है। सॉफ्टवेयर का इसलिए आपका आंसर डी राइट होगा। देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब जो होता है आपका सॉफ्टवेयर का टाइप होता है। बट पेरिफेरल सॉफ्टवेयर इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी, उसका टाइप नहीं होता है। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का मेन काम क्या होता है। डिस्प्ले प्रोसीड इंफॉर्मेशन, यानी कि डिस्प्ले प्रोसीड इंफॉर्मेशन जो होता है आपका मेन फंक्शन आउटपुट का होता है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जो डिस्प्ले पर शो अप होता है।
आउटपुट डिवाइस लाइक क्या होता है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, सब आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है ना, जो कि शो करता है प्रेजेंट प्रोसीड टू द सीपीयू टू यूजर्स। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए। अब 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी कि इसमें प्राइमरी मेमोरी कौन सा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आता है इस टाइप का, मतलब कि इसमें आपको कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है भाई, वो बताइए। ठीक ना, तो ये आपका रैम, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। रैम क्या होता है, रैम इज द प्राइमरी मेमोरी। और क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, ये सब आप इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू, सीपीयू के द्वारा एक्सेस होता है प्राइमरी मेमोरी। रैम एंड रोम, वेयर हार्ड डिस्क जो होता है ना, ये आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हार्ड डिस्क क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जो होता है ये सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक ना, यानी कि प्राथमिक मेमोरी जो होता है रैम और रोम और सीपीयू को सीधे एक्सेस कर सकता है, जबकि हार्ड डिस्क जो होता है वो पेन ड्राइव जो तक मेमोरी होता है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, जहां भी इश्यूज हो कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन हार्डवेयर, यानी कि निम्नलिखित में से हार्डवेयर की सही परिभाषा क्या है वो बताना है। ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो भी फिजिकल कंपोनेंट है वो क्या है, हार्डवेयर है। यानी कि हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल पार्ट्स लाइक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, ये सब क्या है आपका हार्डवेयर का पार्ट हुआ ना। यानी कि हार्डवेयर में वह भौतिक घटक शामिल होते हैं जो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड होता है, ये सब क्या होता है, हार्डवेयर होता है। इस तरह से आज हम आप लोग के लिए 50 मॉक टेस्ट डिस्कस किए, एमसीक्यू क्वेश्चन, और आपका पटना यूनिवर्सिटी में या जो भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एग्जाम होगा, दिल्ली, बीएचयू, एमयू, जहां भी होगा आपका यूनिवर्सिटी में एग्जाम, बीआरयू, भीमराव अम्बेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, ये सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपको जहां भी कुछ भी कंफ्यूजन लगे कि आपको क्वेश्चन बनाने में इशू आ रहा, नहीं आ रहा, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको प्रॉपर हर कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है। जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।